वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा समाधान पर विज्ञान विषय कक्षा 8 के लिए पाठ लेकर। पाठ का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। बच्चों, इस पाठ पर हमने थोड़ी सी बात कर चुके थे पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि धातु और अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, किन गुणों के आधार पर हम धातु और अधातुओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भौतिक गुणों के आधार पर। आज ये जो पाठ है इसमें हम बात कर रहे हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो बच्चे देखिए, जब हम धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो धातुओं के रासायनिक गुणों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर 4 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। चारों चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन जो है, जिसका सिंबल आप जानते हैं O होता है, और प्रकृति में ये O2 के रूप में मिलती है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है जल से अभिक्रिया। जल, जिसका फार्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे, H2O। तीसरी चीज़ आती है कि ये तनु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। अब बात आती है तनु अम्ल क्या होते हैं। देखिए, एक अम्ल होता है गंधक का तेजाब और एक नमक का तेजाब। तो नमक का तेजाब आप सभी लोग घर में काम में लेते हैं, उसको कहते हैं HCl। HCl जो है, इसमें देखिए यहाँ H होता है। इसी प्रकार गंधक का तेजाब होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको, इसमें भी H होता है। एक और अम्ल होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो इन तीनों के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर H, तीनों के अंदर हाइड्रोजन आयन होता है। तो अब बात आती है तनु क्या है। तनु का अर्थ होता है ऐसे अम्ल जिनके अंदर पानी की मात्रा अम्ल से ज़्यादा, यानी अम्ल कम है, पानी अधिक मात्रा में मिला हुआ है, तो ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे, हम तनु अम्ल कहेंगे। तो तनु अम्ल से धातु किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। और चौथी चीज़ हम देखेंगे धातु लवणों से ये किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अब बात आती है कि धातुओं की ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन, जैसा कि हमने बताया, O2 के रूप में प्रकृति के अंदर पाई जाती है। यहाँ एक चीज़ देखने की है कि धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मेटल, और मेटल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, M से शुरू होती है। तो इसीलिए हमने जहाँ भी धातु को काम में लेंगे वहाँ पर हम क्या शब्द यूज करेंगे, कैपिटल M शब्द यूज करेंगे। तो देखिए, कैपिटल M हमने यहाँ लिखा, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो कैपिटल M है, यानी इसकी जगह हम कोई भी धातु रख सकते हैं। धातु कौन सी, देखिए जैसे सोडियम। सोडियम क्या है, एक धातु है, इसका प्रतीक होता है Na। तो M के स्थान पर हम Na रख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। दूसरी एक धातु होती है कॉपर, इसका प्रतीक होता है Cu। फिर एक धातु होती है आयरन, लोहा जिसको कहते हैं, इसका प्रतीक होता है Fe। एक धातु होती है जिंक, जस्ता कहते हैं, इसका प्रतीक Zn होता है। लिथियम एक धातु है, Li इसका प्रतीक होता है। पोटेशियम धातु है, K इसका प्रतीक होता है। एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al। तो इनमें से किसी भी धातु को इस M के स्थान पर रखा जा सकता है। और ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्लियर है कि चाहे हमने यहाँ पर क्या रख दिया, Cu रख दिया, तो Cu की अभिक्रिया O2 से करा दी, ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड CuO हमको प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं आगे किस तरह से ये अभिक्रिया। देखिए बच्चों, जैसे ये धातु का ऑक्साइड है, वो ये एक धातु है, धातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हुआ, हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जैसे अभी हमने बताया सोडियम धातु, सोडियम धातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, Na2O। ऐसे आयरन के ऑक्साइड से जब कराई तो Fe2O3 प्राप्त हुआ। कॉपर से ऑक्सीजन से कराई तो CuO प्राप्त हुआ। अब बात यह आएगी, आप ये पूछोगे कि सर ये कहीं Na2 लिख रहे हो, कहीं Fe2O3 लिख रहे हो, तो ये क्या चक्कर है। तो इसका देखिए एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हालांकि अपने कोर्स में ये चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो से सोडियम यहाँ पर क्या है, धातु है, ये पॉजिटिव आवेश वाला ही है। तो इसका जो आवेश होता है वो होता है +1। ये आपको आगे जाकर जब याद करेंगे 9th क्लास में तो भी आपको काम आएंगे। तो सोडियम का आवेश क्या है, +1 है। ऑक्सीजन का आवेश होता है -2। जब इन आवेशों का मीनिंग क्या है, आवेश का मीनिंग ये है कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास माइनस में है 2, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन कितने ले सकता है, 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसको कितने सोडियम के द्वारा इसकी पूर्ति होगी, 2 सोडियम के द्वारा। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर क्रॉस करेंगे और यहाँ लिखेंगे Na2, यानी 2 सोडियम की ज़रूरत होगी 1 ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, और हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Na2
O। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार। अब देखिए, धातुओं की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तब हमको पता लगा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। बच्चों, ये जो ऑक्साइड धातु का प्राप्त होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। क्षारीय यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है। और जो भी क्षारीय प्रकृति की वस्तुएं होती हैं वो उनका जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन से, लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जितनी भी क्षारीय प्रकृति की वस्तुएं होंगी वो लाल लिटमस को क्या कर देंगी, नीला। लेकिन यहाँ दो ऐसे धातुएं होती हैं जिनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय के साथ साथ कभी कभी अम्लीय भी अपने आप को शो करते हैं, यानी उनकी प्रकृति क्षारीय भी है और अम्लीय भी है। वो कौन कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी प्रकृति जो है क्षारीय भी होती है और अम्लीय भी। अब बात आती है धातुओं की जल से अभिक्रिया। जल यानी जिसका सूत्र हमने बताया क्या होता है, H2O। तो जब पानी से ये अभिक्रिया करते हैं तो या तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनेंगे या फिर धातु के क्या बनेंगे, ऑक्साइड। इन दोनों में से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, कुछ धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी इसके साथ हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया में हमेशा साथ में निकलेगी, ऑलवेज निकलेगी। ठीक है, तो ये M यानी कि धातु, पानी से उसकी अभिक्रिया कराई तो धातु का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनेगा। और हमेशा क्या निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इनका जो विलयन होता है, जब इनको पानी में घोलोगे तो कैसा विलयन होगा इनका, हमने बताया धातु की जब भी क्रिया होगी तो उससे विलयन कैसा बनेगा, क्षारीय बनेगा। ठीक है, अब देखिए जल से अभिक्रिया को हम करके देखते हैं। देखिए, पानी से एक धातु की अभिक्रिया कराई, धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे Mg। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया कराई तो MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर देखिए होल ट्वाइस है, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इस तरह से सिंबल लगा देंगे, इसका अर्थ क्या है, गैस हल्की होती है, ऊपर उड़ जाएगी। सोडियम, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराई तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं चूने का पानी, NaOH। इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। ये आप नाम बीच बीच में याद करते। एक्चुअली बच्चों है क्या कि सभी जो धातु हैं वो पानी से जो रिएक्शन करते हैं तो सभी धातु एक ही प्रकार से रिएक्शन नहीं करते। कुछ धातु ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, कुछ गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं और कुछ पानी की वाष्प से रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम बात करें ठंडे पानी की तो ठंडे पानी में देखिए पोटेशियम ठंडे पानी से करता है, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों के तीनों धातु जो हैं वो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। जैसे पोटेशियम की अगर ठंडे पानी से रिएक्शन कराई जाए तो कास्टिक सोडा KOH प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। ऐसे ही सोडियम की जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही कैल्शियम की जब पानी से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। ये जो तीनों के तीनों हैं ये क्या है, क्षार हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। तो ठंडे पानी से रिएक्शन करने पर ये चीज़ें हमको प्राप्त हो। अब देखिए गर्म जल से जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से निष्कासित हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जल वाष्प की, कि पानी की वाष्प से अगर अभिक्रिया, तो देखिए जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये पानी की वाष्प से अभिक्रिया कर लेते हैं। एल्युमिनियम की अभिक्रिया हमने जल से कराई तो क्या, एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। ऐसे जिंक की जब पानी से कराते हैं तो पानी की भाप से जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। देखिए तनु अम्लों से जब अभिक्रिया होती है, तनु अम्लों से यानी कि कौन कौन से तनु अम्ल हैं, तनु अम्ल जैसे HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों तनु अम्ल हैं। इनसे जब अभिक्रिया होती है तो जैसे M यानी धातु का प्रारूपिक हमने लिख दिया, HCl से अभिक्रिया करेगा तो धातु और क्लोरीन। अभी इसमें देखिए क्लोरीन क्यों गया, एक्चुअली क्या है, HCl को अगर हम लिखें तो H इसमें पॉजिटिव पार्ट है और Cl इसके अंदर नेगेटिव पार्ट है। अब धातु जो होता है उसमें पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाता है और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाता है, HCl, और हाइड्रोजन जो है इसमें से यहाँ से अलग निकल जाती है। ऐसे यहाँ पर सल्फेट को अगर हम देखते हैं तो SO4 जो है वो नेगेटिव है और ये H क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो है इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम की जो अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, नमक का तेजाब है, तो क्या हुआ यहाँ पर वही चीज़ कि Cl नेगेटिव है और
सोडियम पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों मिलेंगे और क्या मिल जाएगा, NaCl। इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट होगा, हाइड्रोजन निकलती है। मैग्नीशियम की H2SO4 से कराई तो वही चीज़ हुई। कैल्शियम की नाइट्रिक एसिड से कराई तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको प्राप्त। अब देखिए बात आती है धातु की लवणों के साथ, धातु लवणों के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो देखिए यहाँ पर जो एक विशेष बात है कि ऐसी अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। जब धातु लवणों से अभिक्रिया कराई जाती है तो जो अभिक्रिया यहाँ पर दिख रही है उसका एक विशेष नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसे है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर एक धातु ली हमने A, कोई भी एक धातु है जो A, उसका नाम हमने A दे दिया। अब एक धातु B का हमने लवण लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है, धातु A थी लेकिन अब प्रोडक्ट में धातु A का लवण प्राप्त हो रहा है, और लवण हमने किसका लिया था, B का, लेकिन यहाँ धातु क्या प्राप्त हो रही है, B, यानी एक दूसरे से स्थान बदल लिया इन्होंने। इसमें एक विशेष जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है कि जो धातु A है इसकी रिएक्शन कैपेसिटी, रिएक्टिविटी जो है वो धातु B से क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तब तो ये अभिक्रिया होगी, अन्यथा ये अभिक्रिया नहीं होगी। धातु A के रूप में हमने लिया जिंक को, धातु B का लवण जो, यानी हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा कहते हैं, ठीक है, नीला थोथा। तो नीला थोथा हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अब क्या हुआ, जिंक और कॉपर दोनों धातु हैं, लेकिन जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर के मुकाबले ज़्यादा है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अब जिंक सल्फेट बन गया, यानी अब कौन सी धातु का लवण बना, धातु A का। और कौन सी धातु प्राप्त हुई यहाँ पर, धातु B प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आपने देखें। अब हम बात करते हैं अधातुओं की, कि अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या है, यानी अधातुओं किस तरह से ये अभिक्रियाएँ करती हैं। तो जैसे हमने वहाँ देखी थी उसी तरह से अधातुओं में देखेंगे हम। ऑक्सीजन से अभिक्रिया इनकी, जल से अभिक्रिया और तनु अम्लों से अभिक्रिया। लवणों के साथ ही अभिक्रियाएं नहीं करती। अब देखिए धातु जो है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, अधातु का ऑक्साइड। अब वहाँ पर हमने मेटल को M लिखा था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में मेटल था। धातु को कहते हैं नॉन मेटल, इसलिए हम इसको किस रूप में संबंधित कर रहे हैं, इसको संबोधित कर रहे हैं हम NM से। N फॉर नॉन, M फॉर मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। इसकी जगह हम कोई भी अधातु का नाम रख देंगे। अब अधातु यानी जैसे अधातु होती है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन। अब यहाँ कार्बन का प्रतीक लिखा हुआ है C, सल्फर का प्रतीक लिखा हुआ है S, फास्फोरस का प्रतीक P और नाइट्रोजन का N, यानी इनके स्थान पर C रख दीजिए। अगर यहाँ C रखते हैं तो क्या होगा, कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी और धातु का ऑक्साइड बनेगा, यानी कार्बन का ऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, CO2, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस चीज़। देखिए अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो नॉन मेटल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर हमने बताया क्या प्राप्त होता है, अधातु का ऑक्साइड। तो अधातु का ऑक्साइड में कार्बन धातु थी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त हो गई। सल्फर एक अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड पर। नाइट्रोजन एक अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब नाइट्रोजन अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, N2O भी बनाती है, NO3 भी बनाती है, N2O3 भी बनाती है, कई तरीके की बनाती है यहाँ पर। अब देखिए ये जो धातुओं के ऑक्साइड है, हमने जब धातुओं के ऑक्साइड की बात की थी तो हमने बताया था उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। लेकिन अधातु की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय का अर्थ क्या हो गया, क्षारीय में लाल लिटमस को क्या किया था उसने, नीला किया था। तो ये क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अब बात आती है अधातुओं की जल और तनु अम्लों से अभिक्रिया। तो देखिए अधातु जो हैं वो तनु अम्ल और जलों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और ना ही जब अभिक्रिया नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस भी इसमें नहीं निकलेगी। ये सिर्फ कौन करता है, धातु करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना जंग। आपने देखा होगा जैसे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये वाला जो हिस्सा है इसमें लोहे की एक चैन है जो बिल्कुल नई है, और यहाँ जो दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसके अंदर उस पर क्या लग गई है, जंग लग गई है। तो इस प्रकार की जो स्थिति आपने देखी होगी कि लोहे पर जंग लग जाती है, लोहा उससे ख़राब हो जाता है, तो ये रस्टिंग या जंग है क्या, इसके बारे में हम बात। प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर जंग होती क्या है। तो देखिए बच्चों, जंग क्या है, जंग एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनने वाला पदार्थ है जिसमें धातु जो होती है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से और नमी से, वायु में जो पानी की मात्रा होती है, नमी होती है,
उसकी वजह से क्या करती है, उससे अभिक्रिया कर लेती है। इससे क्या होता है, धातु की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है धातु की, उस पर धातु का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड, ये तीनों बन सकते हैं, तीनों में से कोई एक बन सकता है, वो धातु की सतह पर ही जमा हो जाते हैं। जैसे ये एक धातु की सतह है तो यहाँ पर रिएक्शन होगा तो यहीं पर ये क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और इससे जमा होने से ये क्या बन जाती है, ये जो जंग लग रही है ये बन जाती है। देखिए अब यहाँ पर ये लोहा एकदम नया है, लेकिन कुछ टाइम बाद इस लोहे पर जंग लग गई और जंग लगने की वजह से ऐसी स्थिति हो गई। अब देखिए जंग जो लगती है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक परिस्थिति क्या है, कब लगती है जंग। जंग तब लगेगी जब लोहा या कोई भी धातु है उसको हवा मिले और क्या मिले, नमी या पानी मिले। तो कैसे, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगने की बात करें तो लोहा है, ऑक्सीजन मिल गई और क्या मिल गया, इसको जल मिल गया। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और H2O उसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है X, X का अर्थ है नंबर, X का अर्थ क्या है, नंबर। किसका नंबर, इस पानी के अणुओं का नंबर है कि पानी के कितने अणु इसके अंदर होंगे। अभी हमें पता नहीं है कितने हैं, लेकिन जितने भी होंगे यहाँ पर आ जाए। अब बात आती है कि जंग लगने से भैया लोहा ख़राब हो जाता है, धातुएं ख़राब हो जाती हैं, तो उनसे बचाव कैसे करें। तो देखिए 5 तरीके हैं हमारे पास बचाव करने के लिए। पहला जो तरीका है वो है पेंट कर दिया जाए उसके ऊपर। दूसरा तरीका है ग्रीस लगा दी जाए उसके ऊपर। तीसरा तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। चौथा जो तरीका है उसमें है कि उस पर जस्ते की परत चढ़ा दो या फिर मिश्र धातु बनाकर उनका उपयोग में ले जाए। तो इन 5 तरीक़ों से हम जो है किसी भी पदार्थ जो धातु है उसके ऊपर जंग लगने से रोक सकते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए पहला जो तरीका है वो है पेंट कर दीजिए। आपने देखा होगा लोहे के जो आपके घर के अंदर उपकरण होंगे, दीवार जो दरवाजे होते, खिड़कियां होती हैं, गेट होते हैं, उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, व्यक्ति है, ये सरिये के ऊपर क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। अब पेंट से क्या होगा, पेंट से इस सरिये के ऊपर सीधी जो वायु का संपर्क है, वो वायु का संपर्क सीधा इस पर नहीं हो पाएगा। नमी का जो संपर्क है, पानी का संपर्क है, वो सीधा इससे नहीं हो पाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, जंग नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ग्रीस लगा दो। आपने देखा होगा साइकिल की चैन, जैसे ये साइकिल या मोटरसाइकिल की चैन होती है, उसमें क्या होता है, लोहे की बनी होती है और हम उसमें क्या लगाते हैं, ग्रीस। ग्रीस से 2 फायदे होते हैं, एक तो वो आसानी से चलती है, लुब्रिकेंट का काम करती है, साथ ही क्योंकि ग्रीस उसमें चारों तरफ लिपट जाती है तो वहाँ पर भी वायु सीधे उसके संपर्क में नहीं आ पाती, पानी उसके संपर्क में नहीं आता और वो जंगने से बच जाती है। ये एक तरीका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। आपने देखिए साइकिल का हैंडल को देखा होगा, साइकिल का हैंडल लोहे का बना होता है लेकिन उस पर कभी जंग नहीं लगती। ऐसे ही दरवाज़ों के हैंडल वगैरह आपने देखे होंगे, नल की ठोंटियाँ देखी होंगी आजकल जो स्टील की आती हैं, वो भी लोहे की बनी है लेकिन उन पर कभी जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि उनके ऊपर कठोर धातु की क्या चढ़ा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे साइकिल के हैंडल पर आपने देखा होगा उसके ऊपर निकल की पॉलिश चढ़ा दी जाती है, निकल का प्रतीक होता है Ni। तो ये निकल की जो पॉलिश है इसकी वजह से वो चमकती हुई चमकदार भी हो जाती है, कठोरता प्राप्त कर लेती है और सीधी वायु जो है इसके संपर्क में, लोहे के संपर्क में नहीं आती। इससे क्या है, लोहा जंग लगने से बच जाता है। एक और तरीका होता है जस्तीकरण, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जस्तीकरण आपने देखा होगा, जो ये इस तरह की जो टीन आती हैं, चद्दरें आती हैं टीन की या लोहे के जो पाइप आते हैं, इनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, सफ़ेद रंग की जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। जस्ते की परत चढ़ाने से क्या होता है, जस्ता भी धातु है तो वो भी ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया करता है। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है, जस्ता ZNO बनाता है। लेकिन ZNO तो बना देगा तो क्या होगा, जैसे ये पाइप है, इसके चारों तरफ जस्ते की परत कर दी तो ये जस्ते की परत जब इस पर ऑक्साइड बनाएगा तो ये ऑक्साइड कहाँ बनेगा, इसके चारों तरफ, और चारों तरफ जब ऑक्साइड बन जाएगा तो ये जो जिंक ऑक्साइड होता है ये अपने अंदर से हवा को पार नहीं होने देता। जब हवा पास नहीं होगी तो वो इस पाइप तक या इस चद्दर तक नहीं पहुँचेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जंग लगने से बच जाएगी। और एक तरीका और होता है जो तीसरा, वो क्या है, मिश्र धातु। जैसे आप देखते हो पीतल, तो पीतल जो मिश्र धातु होती है उसके अंदर जंग नहीं लगती। तो इस तरह से जो है पदार्थों की मिश्र धातु बनाकर उनका उपयोग इसलिए कर लिया जाता है ताकि उसमें जंग से जल्दी खराब ना हो। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस पाठ के बारे में समझ आपकी विकसित हुई होगी, बन पाई होगी। आपको यदि इसी तरह के अच्छे वीडियो और चाहिए हो तो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मित्रों ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, आपके प्रश्न इत्यादि ज़रूर डालें। आपके मित्र जो हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में अधिक से अधिक सूचित करें, उनको बताएं कि ये वीडियो देखें। धन्यवाद।